स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है और एम्ब्रोजेंसिस कैसे होती है। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन से पहले, अगर आपको याद हो, तो हमने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन। और जब डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी तो हमने क्या बनाया था, एक जाइगोट और दूसरा पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपलेट होता है नेचर में, क्योंकि आपको पता है ये 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन के बाद बना है। तो दैट इज पेन। पेन ही वो है जो आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट जो है वो आगे जाके क्या बनाएगा, दैट इज एम्ब्रियो। तो जो एंडोस्पर्म है, ये जो पेन है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, इसमें डिविजन्स होती रहेंगी, काफी सारी डिविजन्स, और जो पेन कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो बेसिकली 3 तरह का एंडोस्पर्म है हमारे पास, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जो पेन है ये डिवाइड करता रहेगा इस कैविटी के अंदर, सेंट्रल सेल में डिवाइड करता रहेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा और जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियर डिवाइड करते रहते हैं। जो वॉल फॉर्मेशन है, इनके अराउंड जो वॉल बनेगी वो बाद में बनेगी जाके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि जो वॉल फॉर्मेशन है वो इसमें बाद में होती है, और सिर्फ न्यूक्लियस ही इसमें क्या रहता है, पहला डिवाइड करता रहता है। कुछ तो जो न्यूक्लियस है वो ऐसा ही रह जाता है जिनके पास वॉल कभी भी नहीं आती, वॉल जो है बिल्कुल ही इनकम्प्लीट एब्सेंट हो जाती है। जैसे इन केस ऑफ कोकोनट, जो आप कोकोनट का वाटर ड्रिंक करते हो, दैट इज नथिंग, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जिस व्हाइट कैविटी के अंदर वो होता है, दैट इज सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की क्या खासियत है कि जो पेन है उसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, और जो वॉल फॉर्मेशन है वो बाद में होती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं, और जो साइटोकाइनेसिस है वो बहुत बाद में जाके होती है, और कई बार वो साइटोकाइनेसिस बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाती है। जैसे कोकोनट वाटर के केस में हम जो देखते हैं, जो कोकोनट वाटर है वो सब सारा क्या है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो आप ड्रिंक करते हो। सेकंड है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें जो पेन है वो डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर दूसरा सेल डिवाइड करेगा, वॉल फॉर्मेशन, मतलब जो कैरियोकाइनेसिस इज रेगुलरली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हर एक कैरियोकाइनेसिस के बाद, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या करेगा, डिवाइड, और इस तरह से जो एंडोस्पर्म बनेगा इस एरिया में, सेंट्रल सेल में ये सब कुछ चल रहा है, दैट इज सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तीसरा हम देखते हैं हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या है, जी इंटरमीडिएट फॉर्म है दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच की क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म। कुछ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और सेल भी डिवाइड करते हैं, और कुछ नहीं करते। मतलब इसमें आपको दोनों देखने को मिलेगी, आपको सेलुलर टाइप भी दिख रहा है एंडोस्पर्म, और साथ में बीच सेंटर में बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर भी पड़े हुए हैं। तो यानी कि जो हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इन दोनों की इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म है। इसमें 2 चैम्बर्स आपको दिखाई देंगे, एक माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि ये अगर आप अभी को याद हो, दिस इज द माइक्रोपाइल, ये जो एंड है दिस इज द माइक्रोपाइलर चैम्बर, और जो नीचे वाला एंड है दिस इज द चिलाजल एंड, दैट इज व्हाई इट इज द चिलाजल चैम्बर। तो हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, और जो चिलाजल चैम्बर होता है वो थोड़ा स्मॉलर होता है, और साथ में इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो मतलब जो पेन आपने बनाया था, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, वो न्यूक्लियस 3 तरीके से डिवाइड करके 3 अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म जो है वो बना सकता है, चाहे वो फ्री न्यूक्लियर हो, चाहे वो सेलुलर हो, चाहे वो हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हो। यानी कि जो एंडोस्पर्म बनेगा, जो भी सपोज हम बात करें फ्री न्यूक्लियर की, ये जो स्ट्रक्चर बनी है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो कहाँ बनी है एक्चुअल में, इस पॉइंट पे। ये एंटीपोडल सेल और ये जो सिनर्जिड्स हैं ये खत्म हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जितना भी ये एंडोस्पर्म आप देख रहे हो, ये सारा एंडोस्पर्म कहाँ बना हुआ है, दैट इज इन दिस पोजीशन। मतलब जो पेन था, जहाँ पे किसी टाइम जहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस था पेन, वो डिवाइड करता है, पेरिफेरी में जाता है, वॉल फॉर्मेशन होती है, और ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है।
अब जो जाइगोट रह गया बिल्कुल सेंटर में, अब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा और अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा और इस एंडोस्पर्म के अंदर जो है वो एंटर करता रहेगा। आगे हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है और एंडोस्पर्म फिर क्या रोल प्ले करेगा। जब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए होगी, न्यूट्रिशन, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये एंडोस्पर्म। सो दिस इज एंडोस्पर्म। जो पहले पेन था अब वो क्या हो चुका है, एंडोस्पर्म। इन तीनों में से किसी भी टाइप का एंडोस्पर्म जहां पे डेवलप हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की। जो जहां पे जो आप देख रहे हो ये बाद की डायग्राम है, जहां पे पहले क्या था जाइगोट, तो जाइगोट को मैंने बाहर निकाल लिया, तो जाइगोट जहां पे आ गया, जाइगोट के पास आपको पता है 2n था जी। तो अब जितनी भी इसमें डिवीजन होने वाली है वो सारी क्या होंगी, माइटोसिस। हमेशा याद रखना, जाइगोट बनने के बाद जितनी भी ये सारी डिवीजन आपको दिखेगी दैट इज ऑल आर माइटोसिस। तो ये सब किससे डिवाइड करेगा, माइटोसिस से। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट माइटोसिस होगी, तो आपको पता है हर एक माइटोसिस के बाद 2 सेल बनते हैं, तो 2 सेल बनेंगे, एक बेसल सेल, दूसरा टर्मिनल सेल। अब जो बेसल सेल है इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन, सेकंड ट्रांसवर्स डिवीजन। तो बेसल सेल 2 हो जाएंगे, बेसल सेल 1 एंड बेसल सेल 2। उसके बाद जो टर्मिनल सेल है ये जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अंदर, तो अब क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो 2 सेल बन जाएंगे, 2 से फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन साइमल्टेनियसली हो जाएंगी, और कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल। तो एक टायर बन जाएगा 4 सेल्स का, जिसको आप इस तरह इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर का साइन है, इस सिंबल से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है जब ये सिचुएशन आ जाती है। अब ये चारों के चारों सेल जो हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन में जाएंगे और 8 सेल बन जाएंगे। 2 टायर बनेंगे, 4 सेल का टायर ऊपर होगा, 4 सेल का टायर नीचे होगा, जिसको आप ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हो। तो क्वाड्रेंट स्टेज के बाद क्या आएगी, ऑक्टेंट स्टेज। तो ऑक्टेंट स्टेज में 4 टायर का, एक टायर ऊपर है 4 सेल्स का, एक टायर उसके आपको पीछे से दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं, 8 सेल, एंड दिस स्टेज इज नोन एज ऑक्टेंट स्टेज। अब जो लोअर टायर के सेल हैं, जो पीछे वाले सेल आपको दिख रहे हैं, वो बनाते हैं स्टेम एंड कॉर्डिलेडन, और जो अपर टायर के सेल हैं वो आप बनाएंगे इसमें हाइपोकोटाइल, यानी कि जो लोअर पार्ट है, रूट्स वगैरह का जो पार्ट है। तो जो एपिकोटाइल पार्ट है, जो स्टेम बनाने वाला पार्ट है, कॉर्डिलेडन बनाने वाला पार्ट है, वो लोअर टायर के सेल रोल प्ले करते हैं उसमें, और जो अपर टायर के सेल आपको 4 दिख रहे हैं ये हाइपोकोटाइल पोर्शन बनाएंगे एम्ब्रियो का। उसके बाद ये 8 के 8 सेल जाते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन में। कौन सी डिवीजन, दैट इज पेरिक्लाइनल डिवीजन। और 2 ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे, 2 मास बन जाएंगे, एक सेंट्रल मास ऑफ सेल और एक पेरिफेरी वाला पोर्शन बन जाएगा इसी टर्मिनल सेल का। हम पहले टर्मिनल सेल की बात कर रहे हैं, बाद में हम आएंगे जो अदर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले एक सेल था, उसमें ट्रांसफर डिवीजन हुई, बेसल सेल और टर्मिनल सेल बना। टर्मिनल सेल, बेसल सेल में फिर से डिवीजन होगी तो 2 बेसल सेल बन गए, और टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुई। उसके बाद क्वाड्रेंट स्टेज, फिर ऑक्टेंट स्टेज, और ऑक्टेंट स्टेज के बाद कौन सी डिवीजन हुई, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद 2 अलग अलग टिश्यू बने, एक आउटर मोस्ट लेयर, जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, और एक इनर सेल मास। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज डर्मेटोजन, इसको क्या कहते हैं, डर्मेटोजन। और सेंटर में क्या है, इनर सेल मास। डर्मेटोजन जाके एम्ब्रियो की क्या बनाएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो is produced by this outermost layer of terminal cell, that is also called dermatogen। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगी, एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो। और जितना भी इनर सेल मास आप देख रहे हो, जो इनर सेल मास है ये क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स और एटसेट्रा। यही स्ट्रक्चर थोड़ी सी इमेजिनेट हो जाएगी, दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। आगे जाके आप देखोगे ये स्टेज थोड़ी सी जो लोअर एंड है वो थोड़ा अंदर की तरफ जो है इमेजिनेट हो जाएगा, एंड इट बिकम हार्ट शेप। जो एम्ब्रियो है वो कौन सी शेप का हो जाएगा, हार्ट शेप का हो जाएगा। तो और यही स्ट्रक्चर में बाद में हम जो ओव्यूल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो दिस इज रिगार्डिंग टर्मिनल सेल। अब जो बेसल सेल है वो क्या बनाएगा, जितने भी ये बेसल सेल हैं ये 10 to 15 टाइम डिवाइड करेंगे, 10-15 लेयर की एक सेल बनेगा जिसको आप बोलते हो सस्पेंसर। तो ये सारा क्या बन रहा है, दैट इज सस्पेंसर सेल। तो ये सारा क्या है, दैट इज सस्पेंसर सेल। जो चाहे वो 10 सेल बने, चाहे वो 15 सेल बने,
इस सस्पेंसर का पूरे के पूरे जो सस्पेंसर है इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा, सबसे ऊपर वाला सेल है, दैट इज नोन एज हस्टोरियम। उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड हस्टोरियम। और इसी सस्पेंसर का सबसे जो नीचे वाला सेल है जो टर्मिनल सेल के पास आ जाता है, दैट इज नोन एज हाइपोफाइसिस। दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का जो सिंगल सेल आपको दिख रहा है, ये डिवाइड करेगा एक टाइम, 8 सेल बनाएगा, और वो 8 के 8 सेल आगे जाके रूट कैप जो है या रूट एपिडर्मिस या रूट कॉर्टेक्स इनिशियल जो है वो सब प्रोड्यूस करेगा। तो वो काम है हाइपोफाइसिस का। सस्पेंसर का काम होता है कि इस एम्ब्रियो को डीप एंडोस्पर्म तक पहुंचाया जा सके, इसलिए एक लॉन्ग जो बनता है जिस्टेमल स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह क्या है, जो एम्ब्रियो है नीचे, जो प्लूल पार्ट है, जो ग्रोइंग पार्ट है रेडिकल प्लूल, वो नीचे एंडोस्पर्म तक रीच कर सके, ताकि वहां से उनको न्यूट्रिशन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। यानी कि जो सस्पेंसर सेल हैं इसके 2 पार्ट्स हैं। जो आउटर मोस्ट जो है, दैट इज जो आउटर मोस्ट पार्ट है इस पूरे सस्पेंसर का, दैट इज कॉल्ड हस्टोरियम, जो अब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। और जो सबसे लोअर मोस्ट सेल है इसी सस्पेंसर का, दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, जो आगे जाके क्या बनाने वाला है, रूट कैप, रूट इनिशियल्स एंड रूट कॉर्टेक्स के इनिशियल्स जो है वो बनाने वाला है। और ये जो जितना भी ये सब चल रहा है वो कहाँ चल रहा था, उसी ओव्यूल के अंदर, जहाँ पे हमने क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था किसी टाइम, जहाँ पे जाइगोट था और जहाँ पे पेन था। वो जो पूरा पेन है वो कन्वर्ट हो चुका है एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो पूरा डेवलप हो चुका है अब जहाँ पे आपके पास, दैट इज एम्ब्रियो के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और कौन कौन सी एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं? तो 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली एम्ब्रियो की, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज एंड टॉर्पेडो स्टेज, जिसको आप मैच्योर स्टेज भी बोल सकते हो। तो ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज एंड दैट इज मैच्योर स्टेज। अगले डायग्राम में आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे डायकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो हमने जो स्ट्रक्चर बना ली थी, अब यही स्ट्रक्चर बाद में आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाती है इस मेन एम्ब्रियो के अंदर। सो दिस इज द टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो की एक स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो बिल्कुल सेंटर पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियो की मेन एक्सिस है, सेंट्रल पार्ट है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो अपर वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज एपिकोटाइल, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का काम होता है स्टेम प्रोडक्शन करनी, जिसके पास पल्म्यूल होता है, और पल्म्यूल आगे जाके क्या बनाती है, टर्मिनेशन करने के बाद जो है स्टेम बनाएगी। और हाइपोकोटाइल जो है वो लोअर पार्ट होता है एम्ब्रियो का, दैट इज उसके पास क्या होगा, उसकी टिप के पास रेडिकल। जैसे एपिकोटाइल की टिप के पास क्या होता है, पल्म्यूल, वैसे ही हाइपोकोटाइल की टिप के पास क्या होता है, रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट। तो ये साथ में आपको ये 2 इलांगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, दीज आर कॉटिलिडन्स। बेसिकली 2 तरह के सीड हैं हमारे पास, एल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। कई बार तो कुछ जैसे आप देखते हो वीट, मेज, राइस, वहां पे एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, जर्मिनेशन के बाद भी जो एंडोस्पर्म है वो बच जाता है, तो वहां पे तो एल्बुमिनस सीड्स हैं, तो वहां पे आपको कॉटिलिडन नजर नहीं आते। लेकिन जैसे आप देखते हो ग्राउंडनट है, पी है, वहां पे जो एंडोस्पर्म हमने बनाया था, जो एंडोस्पर्म आप बना के आए थे, वो एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के टाइम कंज्यूम हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत भी रिजर्व फूड मटेरियल बचता है वो एक नए टिश्यू में स्टोर होता है, दैट इज नोन एज कॉटिलिडन। तो इसलिए जहाँ पे आपको एंडोस्पर्म नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ पे इस केस में क्या हुआ, जो एंडोस्पर्म था वो जर्मिनेशन के टाइम क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, और जहाँ पे क्या आ गई, फिर कॉटिलिडन्स आ गई। आगे हम बात करते हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो की, दिस इज ए टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर की। अब हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, दैट इज टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो जो आप देख रहे हो। जहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज है, जो इसका मेन जहाँ पे दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो आप सेंटर में देख रहे हो, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो अपर पार्ट है, दिस वन, जहाँ पे होती है पल्म्यूल, दिस इज पल्म्यूल, और जो पल्म्यूल है वो आगे जाके शूट एपेक्स बनाती है। आपको पता है जो रेडिकल है वो आगे जाके रूट एपेक्स बनाती है। लेकिन जहाँ पे आपको साफ 2 कवरिंग्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं, व्हाट इज कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा, क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जो पल्म्यूल की कवरिंग होती है एम्ब्रियो में, दैट इज नोन एज कॉलियोपेटाइल, और जो रेडिकल की कवरिंग होती है एम्ब्रियो के अंदर, दैट इज नोन एज कॉलियोराइजा। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कॉलियोपेटाइल और कॉलियोराइजा में, क्योंकि रेडिकल में आ रहा है तो कॉलियोराइजा में भी आ रहेगा,
प्लूम्यूल में पी आता है तो कोलियोक्टाइल में भी पी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, व्हाट इज कोलियोक्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर ये आपको साफ दिखाई देते हैं। प्लूम्यूल आगे जाके शूट एपेक्स बनाती है और रेडिकल आगे जाके जो है वो रूट पार्ट बनाएगी। यहाँ पे आपको एक साइड पे स्कूटेलम नजर आ रहा है, तो व्हाट इज स्कूटेलम? बेसिकली ये मोनोकोट का कोई भी आप देखो अगर सीड, चाहे वो मेज हो, राइस हो, वीट हो, तो उसमें एक ही कोटिलेडन होता है। ज़्यादातर आप ग्राम्स में देखते हो, पी चने देखते हो, वहाँ पे 2 कोटिलेडन होते हैं, लेकिन जहाँ पे मोनोकोट के केस में क्या होता है, सिंगल कोटिलेडन, एंड दैट इज नोन एज स्कूटेलम। तो जहाँ पे इसको क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। जब हम सीड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मोनोकोट के सीड की इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में आगे, तो आपको वहाँ पे इसका क्लियर फंक्शन नजर आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कूटेलम? मींस का काम होता है बेसिकली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो एंड दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ डायकोट एंड इन केस ऑफ मोनोकोट के अंदर जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। इसी टॉपिक में अगला जो पार्ट है, इसी चैप्टर में अगला जो टॉपिक है दैट इज सीड एंड फ्रूट्स। तो हमने पहले बात की थी फर्स्ट में, जो ओवरी है मैच्योर हो जाएगी या राइपेंड हो जाएगी, ओवरी बिकम फ्रूट, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने के बाद दैट बिकम सीड। तो पहले सीड क्या है? तो बेसिकली सीड इज ए मैच्योर्ड ओव्यूल। तो सीड क्या है? मैच्योर्ड ओव्यूल ही है। तो पहले हमने पीछे भी बात की है कि जो 2 तरह के सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस एंड एंडोस्पर्मिक सीड। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जर्मिनेशन होने के तक जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एंडोस्पर्म जो है पीछे वो बिल्कुल भी उसका पार्ट बचता ही नहीं है। उन सीड्स को क्या कहते हैं? नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, जैसे इन केस ऑफ पी में होता है या ग्राउंड नट में होता है। तो इस केस में क्या होते हैं, कौन से सीड होंगे? दैट इज नॉन एल्बुमिनस, वो सीड जिनमें एंडोस्पर्म बिल्कुल ही कंज्यूम हो जाता है, बचता ही नहीं। और एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड्स कौन से होते हैं? जिसमें जर्मिनेशन के बाद भी थोड़ा बहुत जो एंडोस्पर्म है वो पीछे बच जाता है। आप देखते हो इन केस ऑफ वीट या फिर इन केस ऑफ राइस, ग्रेन। तो इस तरह के सीड्स को क्या क्या कहा जाता है? दैट इज एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार आ जाता है बड़ी बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड एंड एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सो दिस इज अबाउट सीड। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, जो जिनके बारे में बात करनी जरूरी है। व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो पेरिस्पर्म क्या होता है? हमने बात की थी पहले, मैंने एक लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया है। जो नुसेलस है, जो रेमिनेंट पार्ट होता है नुसेलस का, जब हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई थी, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें जो सेंट्रल पार्ट था दैट इज नोन एज नुसेलस, और वही नुसेलस आगे जाके एम्ब्रियोसाइट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कई बार वो नुसेलस बच जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत नुसेलस का जो पार्ट है वो पीछे बच जाता है, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। द रेमिनेंट पार्ट ऑफ द नुसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। एक है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है? आपने देखा होगा जो सीड हैं जब वो नीचे गिर जाते हैं जमीन पे तो एकदम से जर्मिनेट नहीं करते, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं। हो सकता है उनका एम्ब्रियो मैच्योर ना हुआ हो सकता है उनका सीड को टफ हो। चाहे आप उसको किसी भी सीड को आप पूरी की पूरी फैसिलिटी दे दो, सारी जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है वो प्रोवाइड कर दो, लेकिन फिर भी वो सीड क्या करता है? रेस्ट में रहता है। और वो जो रेस्टिंग पीरियड है दैट इज नोन एज डोरमेंसी। एक होता है क्यूसेंस, जहाँ पे 2 टर्म्स है, एक होता है डोरमेंसी, अदर वन इज क्यूसेंस। क्यूसेंस होता है कि जब कोई सीड जर्मिनेट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने उसको जो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अभी वाटर उसको अवेलेबल नहीं हुआ, या फिर उसको सॉइल तक अवेलेबल नहीं हुई, मॉइस्चर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, मतलब सीड जर्मिनेट कर सकता है पर वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है। उस केस में हम क्या कहते हैं? क्यूसेंस, कि सीड जो है वो क्यूसेंट फेज में है। डोरमेंसी में क्या है? चाहे आप उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो जर्मिनेशन होने के लिए, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो डोरमेंसी और क्यूसेंस में क्या है? ये डिफरेंस है। इसके अलावा पेरिकार्प क्या होती है? तो अब हम बात करेंगे इसमें फ्रूट की। जो ओवरी है वो मैच्योर होकर क्या बनाती है? फ्रूट। जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है? दैट इज फ्रूट। 2 तरह के फ्रूट बेसिकली हमारे पास हैं, एक ट्रू फ्रूट, अदर वन इज फॉल्स फ्रूट, जिसको सीडोकार्प के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रूट जो है वो सिर्फ ओवरी से ही बना हो दैट इज नोन एज ट्रू फ्रूट,
और अगर ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर भी फ्रूट फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, जैसे ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी साथ में आ जाए, थैलेमस और ओवरी दोनों ने मिलकर फ्रूट बनाया, दैट इज नोन एज सीडोकार्प और फॉल्स फ्रूट, एज इन केस ऑफ एप्पल। अगर आप एप्पल की इसमें एग्जांपल दे सकते हो सीडोकार्प के अंदर, तो सीडोकार्प क्या होता है, जैसे एप्पल किसकी एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट की। तो एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, वो फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी और टिश्यू से भी मिलके बने हो, जैसे इन केस ऑफ एप्पल, एप्पल किससे बना है, ओवरी प्लस थैलेमस। और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से ही बने हैं, दैट इज नोन एज ट्रू फ्रूट। और देन व्हाट इज पेरिकार्प, जो फ्रूट की कवरिंग होती है, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है फ्रूट की, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। अगर आपने मैंगो का फ्रूट देखा हो, जो मैंगो है ये फ्रूट की टाइप है ड्रूप। तो मैंगो जो है फ्रूट की आगे कई सारी टाइप्स हैं, वन ऑफ द टाइप इज ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, जो उसमें आता है मैंगो। तो आप मैंगो को देखो तो उसमें 3 कवरिंग्स हैं। जो आउटरमोस्ट जो आपको येलो कलर की कवरिंग नजर आती है, दैट इज एपिकार्प। जो आप फ्लैशी फ्रूट खाते हो, दैट इज मेसोकार्प। और जो अंदर बिल्कुल उसकी जो गुठली है, जो स्टोनी है, दैट इज एंडोकार्प। बेसिकली मैंगो के केस में क्या है, 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। सेम इन केस ऑफ कोकोनट में भी वो भी ड्रूप है, तो उसमें भी आपको इसी तरह की 3 लेयर्स नजर आती हैं। और इन तीनों लेयर्स को अगर आप साइमल्टेनियसली एक वर्ड देना चाहो, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। मतलब एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को मिला के क्या बनता है, दैट इज पेरिकार्प। क्वेश्चन डिफरेंस ये पूछते हैं, क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। तो मैंने पहले बता दिया, पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की वॉल है जो 3 चीजों से बनी हुई है, दैट इज एपिकार्प से, मेसोकार्प से एंड एंडोकार्प। तो पेरिकार्प इज ए फ्रूट वॉल दैट इज मेड अप ऑफ एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और पेरिस्पर्म क्या था, ये किससे बना हुआ है, न्यूसेलस से। बेसिकली जो रेमिनेंट पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। तो ये डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। सो दिस इज रिगार्डिंग फ्रूट एंड सीड। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें सीड की। तो सीड बेसिकली 2 तरह के सीड हैं, एक डाइकोट टाइप के सीड है, एक मोनोकोट टाइप के सीड है। नाम ही बता रहा है, जिसमें 2 कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो दिस इज ए डाइकोट टाइप ऑफ सीड, जैसा आपको पता है पी में, ग्रैंड्स में और ग्राउंडनट में होता है। दिस इज द मोनोकोट टाइप, यानी कि सिंगल कॉन्टिनेंट। हमने पहले बात की, स्पुटेलम को क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट। तो जहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट है और जहाँ पे आपको साफ एंडोस्पर्म नजर आ रहा है, जहाँ पे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और जहाँ पे एंडोस्पर्म आपको नहीं नजर आ रहा, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पे सिंगल कॉन्टिनेंट है दैट इज बाय मोनोकोट, एक कॉन्टिनेंट, और जहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट है दैट इज बाय डाइकोट टाइप ऑफ सीड। अगर आप डाइकोट के सीड आपने देखो ध्यान से, पी वगैरह, ग्राउंडनट वगैरह, तो आप उसकी जो कवरिंग है सीड की, दैट इज नोन एज टेस्टा एंड टैगमन। जो आउटर कवरिंग है सीड की, दैट इज टेस्टा, तो थोड़ी हार्ड होती है, और जो इनर कवरिंग है दैट इज टैगमन। और इन दोनों लेयर्स को मिला के क्या कहा जाता है, दैट इज सीड कोट। तो टेस्टा और टैगमन को मिला के क्या बनता है, सीड कोट। ये बिल्कुल जो सेंटर में आप देख रहे हो, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेके जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एपिकोटाइल, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के पास आपको पता क्या होता है, दैट इज पल्म्यूल। तो जहां पे क्या होगी, पल्म्यूल, और जहां पे क्या होगी, दैट इज रेडिकल। तो पल्म्यूल से शूट सिस्टम निकलेगा, रेडिकल से रूट सिस्टम निकलेगा। ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है डाइकोट सीड की। ये इंपॉर्टेंट है इसमें मोनोकोट सीड की जो डायग्राम है। तो मोनोकोट सीड में अगर आप देखोगे सिंगल कॉन्टिनेंट है, जिसको स्पुटेलम के नाम से जाना जाता है। इसका जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा पेरिफेरी पे होता है, कॉर्नर पे होता है। एम्ब्रियो के पास वही 3 पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, पल्म्यूल है, पल्म्यूल की कवरिंग को कॉलियोटाइल कहते हैं, रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग को कॉलियोराइजा कहते हैं। और साफ आपको जहाँ पे क्या दिख रहा है, एंडोस्पर्म। सबसे ऊपर आपको जो आउटरमोस्ट लेयर दिख रही है, दिस इज पेरिकार्प। बेसिकली जो जहाँ पे क्या है, पेरिकार्प मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, फ्रूट की वॉल को बोला जाता है। लेकिन आप बोलोगे जहाँ पे तो हम सीड की बात कर रहे हैं, अगर आप जहाँ इस केस की बात करो, मोनोकोट के सीड को ग्रेन का नाम दिया जाता है, सीड नहीं बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, आप बीट बोलो, राइस में जहाँ पे हम ग्रेन कहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट वॉल है, बेसिकली पेरिकार्प क्या है, दैट इज फ्रूट वॉल। तो जो फ्रूट वॉल है वो ये जो सीड है अंदर, उसके सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाती है।
यानी कि ये जो आप आउटरमोस्ट लेयर देख रहे हो, ये पेरिकार्प भी है और सीड कोट भी है, मिक्स हो गया है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इनकी फ्रूट वॉल और सीड की वॉल के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन जब ना हो, तब हम क्या कहते हैं उसको, ना तो फिर हम उसको फ्रूट कह सकते हैं ना उसको सीड कह सकते हो, तब हम उसको ग्रेन का नाम देते हैं। तो बेसिकली ग्रेन कब बोला जाता है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन पेरिकार्प एंड सीड कोट। तो इसे यहाँ पे जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो पेरिकार्प ही उसको हम लिख देते हैं। उसके नीचे की जो लेयर है दैट इज नोन एज ल्यूरॉन लेयर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। ल्यूरॉन लेयर जो ब्राउन कलर की लेयर आपको नजर आती है मोनोकॉट के सीड्स के अंदर, ल्यूरॉन लेयर, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके पास एंजाइम होते हैं, इस लेयर के जो सेल हैं उनके पास अमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं, अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज, जो इस एंडोस्पर्म की स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो ग्लूकोज है, तो एंडोस्पर्म की के पास स्टार्च है, उसको ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, इस ल्यूरॉन लेयर के एंजाइम। और फिर जो स्कूटेलम है उस ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को। जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा, एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आएगी, एंडोस्पर्म के पास क्या स्टोर होता है, स्टार्च। तो जितनी भी एंडोस्पर्म में स्टार्च है उसको ल्यूरॉन लेयर के जो एंजाइम्स हैं अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज, वो उसको स्टार्च को डिग्रेड करेंगे शुगर में, और वो शुगर एंडो तक पहुंचाई जाएगी किसके द्वारा, स्कूटेलम के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। अब इस चैप्टर में 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक बचे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस। तो अगले लेक्चर में वो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा।